ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसकी ज़िंदगी एक फ़ोन कॉल की वजह से बर्बाद हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बखेती के। कहानी की शुरुआत में एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम ली होता है। ये अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जा रहा होता है। तभी उसकी बेटी हाइन कहती है कि गाड़ी में किसी चीज़ की स्मेल आ रही है, मगर ली इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि उसे जल्द से जल्द बच्चों को छोड़कर ऑफिस पहुंचना था। रास्ते में ली ऑफिस के किसी कर्मचारी से बात कर रहा होता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो बैंक में मैनेजर है। तभी कार में किसी का फोन बजता है जो कि कार के साइड वाले बॉक्स में रखा हुआ था। ली को लगता है कि शायद ये फोन ड्राइवर का होगा, कहीं गलती से भूल गया होगा, इसलिए वो कॉल रिसीव करता है। तभी दूसरी ओर से एक आदमी बोलता है कि मेरे पास आपके लिए खास जानकारी है। ली को लगता है कि कोई कंपनी वाला किसी तरह की स्कीम बताने वाला है, इसलिए वो कॉल कट कर देता है। तभी ली नोटिस करता है कि उस मोबाइल पे उसकी बीवी बच्चों का वॉलपेपर लगा हुआ था। उसकी बेटी बताती है कि यह फोटो मॉम की फेसबुक प्रोफाइल की है। ली को कुछ समझ नहीं आता कि उसकी ड्राइवर ने यह फोटो उसके मोबाइल पे क्यों लगाया होगा। तभी एक बार फिर से कॉल आता है। वो आदमी ली से पूछता है कि बैंक मैनेजर ली बोल रहे हो ना, जिस पर ली कहता है हाँ बोल रहा हूँ, तुम कौन हो। जिस पर वो आदमी बताता है कि तुम्हारी सीट के नीचे एक बॉम्ब लगाया गया है, अगर तुम अपनी सीट से उठोगे तो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। ली को लगता है कि यह कोई प्रैंक कॉल है, इसलिए वो कॉल कट कर देता है। जिसके बाद ली एक पेट्रोल स्टेशन पर रुकता है पेट्रोल भरवाने के लिए। तभी एक बार फिर से उस आदमी का कॉल आता है जो कहता है कि तुम्हें आज गाड़ी में किसी चीज़ की स्मेल आ रही होगी, पर तुमने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तभी ली कहता है कि कहना क्या चाहते हो। जिस पर वो आदमी बताता है कि मैंने तुम्हारी सीट के नीचे एक बॉम्ब लगाया है, अगर तुम अपनी सीट से उठने की कोशिश करोगे तो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। साथ ही वो आदमी यह भी कहता है कि अगर तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा हो तो अपनी सीट के नीचे देखो। तभी ली अपनी सीट के नीचे देखता है और वहाँ पे सचमुच में बॉम्ब लगा हुआ था, जिस पर ली सीरियस हो जाता है। तभी एक लड़का आकर ली को अपनी गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए कहता है ताकि वो पेट्रोल भर सके। ली उस लड़के से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी गाड़ी में पेट्रोल भर दे, बदले में वो उस लड़के को कुछ पैसे भी देता है। जिसके बाद ली वहाँ से निकल जाता है। ली उस बॉम्बर से पूछता है कि तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो। जिस पर वो बॉम्बर कहता है कि मुझे 9,60,000 रुपये कैश और 17,26,000 रुपये अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए बोलता है। अगर ऐसा नहीं हुआ और किसी भी तरह की चालाकी करने की कोशिश की तो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। वो बॉम्बर ली से इतने पैसे क्यों मांग रहा था यह हमें आगे पता चलेगा। ऐसे ही करते करते वो स्कूल पहुंच जाते हैं, लेकिन वो बॉम्बर गाड़ी से उतरने के लिए मना कर देता है और कहता है कि अगर गाड़ी से कोई भी उतरा तो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा, और अगर इसके बारे में पुलिस को बताया तो भी यह ब्लास्ट हो जाएगा। बॉम्बर की यह बात सुनकर ली अपने बच्चों को समझाता है कि गाड़ी में किसी ने बॉम्ब लगाया है, इसलिए हम गाड़ी से नहीं उतर सकते। तभी ली को अपने साथी का कॉल आता है जो कहता है कि आज वो ऑफिस नहीं आ पाएगा। तभी ली गुस्से में कहता है कि आज एक बहुत ज़रूरी मीटिंग है। तब वो ली को बताता है कि किसी ने उसकी गाड़ी में बॉम्ब लगाया है और वो उससे कई सारे पैसों की मांग कर रहा है। वो बॉम्बर ली से कहता है कि अपने साथी को समझाओ कि जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा ही करे, वरना तुम सब लोग मरोगे। यानी उसकी गाड़ी में भी इसी ने बॉम्ब लगाया था। ली उसके पास पहुंचकर बातचीत करने लगता है, लेकिन गाड़ी बीच रोड पर खड़ी करने से जाम लगने लगता है, इसलिए ली अपनी गाड़ी पीछे करने लगता है। उसका साथी जिसकी गाड़ी में उसकी वाइफ भी होती है, उसे यह सब प्रैंक लग रहा होता है, इसलिए वो गाड़ी से उतर जाती है। उसकी गाड़ी से उतरते ही गाड़ी में ब्लास्ट होता है, जिसमें ली का साथी और उसकी वाइफ मारे जाते हैं। इस धमाके में ली के बेटे के पैर में कांच का टुकड़ा लग जाता है, जिससे बहुत सारा खून निकलने लगता है। ली अपनी बेटी को टाई देकर कहता है कि यह उसके पैर में बांध दो, हम जल्दी हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। वो बॉम्बर अभी भी ली से बात कर रहा होता है। वो ली से कहता है कि अगर तुम हॉस्पिटल चले भी गए तो भी तुम लोग गाड़ी से नहीं उतर सकते, इसलिए जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम करो, और अब जबकि तुम्हारा साथी नहीं रहा तो उसके पैसे भी तुम ही दोगे। ली उस बॉम्बर से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके बेटे को बचाने दे, नहीं तो वो मर जाएगा। वो बॉम्बर कहता है कि मुझे इन सबसे कोई मतलब नहीं है। तभी ली गाड़ी को एक खाली जगह पर रोककर अपने बेटे के घाव को सही से बनवाता है और अपने दूसरे साथी को कॉल करके पैसों का इंतजाम करने के लिए बोलता है, मगर फिर भी पैसे कम पड़ रहे होते। तभी ली दूसरे कस्टमर को झूठा स्कीम बताकर कहता है कि आपको इसमें पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। वो बॉम्बर ली से कहता है कि तुम तो बहुत अच्छा झूठ बोल देते हो, जब तक तुम्हारे लोग पैसों का इंतजाम कर रहे हैं तब तक तुम कैश वाले पैसे मुझ तक पहुंचा दो। ली उससे पूछता है कि यह सब वो कैसे करेगा। तभी बॉम्बर उसे बताता है कि यह काम तुम्हारी वाइफ करेगी, जल्दी से उसे कॉल करके पैसे मंगवाओ। वही दूसरी ओर हम बॉम्ब ब्लास्ट हुई जगह को देखते हैं, जहां पर अब बहुत सारे पुलिस ऑफिसर पहुंच चुके होते और बॉम्ब कैसे फटा उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते। सीसीटीवी से उन्हें ली की गाड़ी के बारे में पता चलता है जो ब्लास्ट होने से पहले यहीं पर थी। वहीं दूसरी तरफ ली अपनी वाइफ को कॉल करके इसके बारे में सब बताकर जल्द से जल्द पैसे लाने के लिए कहता है। ली की वाइफ उसके बेटे की रोने की आवाज सुन लेती है, जिस पर ली कहता है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है, मगर वो ली की बात नहीं मानती। इसलिए ली अपनी बेटी को झूठ बोलने के लिए कहता है ताकि वो ज्यादा परेशान ना हो। ली की बेटी बहुत समझदार होती है, इसलिए वो ली जैसा कहता है वो वैसा ही करती है।
थोड़ी देर बाद ली की वाइफ बैंक से पैसे निकाल कर बाहर आती है और वो बॉम्बर उसे पास की दुकान के बाहर पैसे रख कर वहाँ से जाने के लिए कहता है। ली की वाइफ वैसा ही करती है जैसा उसे कहा जा रहा था, लेकिन तभी 2 पुलिस वाले आकर एक आदमी को पकड़ लेते क्योंकि उन्हें उसी आदमी पर शक होता है कि यही पैसे लेने आया है। ली की वाइफ ली को बताती है कि बॉम्बर पकड़ा गया, लेकिन यह उनकी गलत फहमी होती है क्योंकि वो बॉम्बर अभी भी ली से बात कर रहा होता है। वो ली से कहता है कि तुम्हारी वाइफ ने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। ली को लगता है कि अब गाड़ी ब्लास्ट होने वाली है, लेकिन ब्लास्ट उस दुकान में होता है जहाँ पर ली की वाइफ खड़ी होती है। मतलब यह ब्लास्ट ली की वाइफ के लिए था, लेकिन किस्मत से ली की वाइफ बच जाती है। तभी बॉम्बर कहता है कि किस्मत से तुम्हारी वाइफ तो बच गई, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा। ली उस बॉम्बर से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज हमें हॉस्पिटल जाने दे, क्योंकि अब ली के बेटे की हालत धीरे धीरे खराब हो रही होती है। वो बॉम्बर कहता है कि पहले पैसे फिर हॉस्पिटल। वहीं दूसरी तरफ ऑफिसर जॉन को पता चलता है कि अभी अभी जो ब्लास्ट हुआ है वहाँ पर ली और उसकी वाइफ मौजूद थे। यह पता चलता है पूरे शहर में पुलिस ली को ढूंढने लगती है। दूसरी तरफ ली पैसों का इंतजाम करने में लगा हुआ था। तभी उसे पता चलता है कि उसके बेटे का पैर एकदम सून हो गया है। उसका बेटा ली से कहता है कि क्या वो अब फुटबॉल नहीं खेल पाएगा। पर ली अपने बेटे की बुरी हालत को देखकर रोने लगता है। ली उस बॉम्बर से अपने बेटे को बचाने के लिए भीख मांगने लगता है, मगर वो बॉम्बर उसकी एक भी बात नहीं सुनता। तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला आकर ली को बाहर निकलने के लिए कहता है। अब ली डिसाइड करता है कि जो भी हो जाए अब वो हॉस्पिटल जाकर ही रहेगा, इसलिए वो पुलिस वालों से भागकर हॉस्पिटल जाने लगता है। मगर पुलिस वाले ली का पीछा करने लगते और एक जगह पर चारों तरफ से ली को घेर लेते। ऑफिसर जॉन ली के पास आकर उससे गाड़ी से बाहर निकलने के लिए कहता है। वो बॉम्बर ली से कहता है कि जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा ही करो। उनसे कहो कि गाड़ी में बॉम्ब है और अगर हमें जाने नहीं दिया तो यहाँ पर ब्लास्ट कर दूंगा। यहाँ पर वो बॉम्बर किसी तरह से ली को क्रिमिनल बनाना चाहता था। वो बॉम्बर ली को कहता है कि जैसा कहता हूँ वैसा करो। कुछ ही देर में वहाँ पर मीडिया और बॉम्ब डिफ्यूज करने वाले पहुंच जाते। चारों तरफ से पुलिस ने ली को घेर रखा होता है। एक लेडी सेफ्टी सूट पहनकर ली से बात करने के लिए आती है। ली उसको इशारों में फोन दिखाकर कहता है कि कोई उसको यह सब करने के लिए मजबूर कर रहा है। तभी वो लेडी उसको कुछ खाने पीने की चीज देकर साथ ही वो उसे अपना वॉकी टॉकी देकर जाती है ताकि वो उन लोगों की बात सुन सके। ली फोन को स्पीकर पर रखकर उस बॉम्बर से बात करता है, मगर वो बॉम्बर ली से भी स्मार्ट था। वो उसको मैसेज करके वॉकी टॉकी बाहर फेंकने के लिए कहता है, यानी वो बॉम्बर उसे कहीं से देख रहा होता है। वो बॉम्बर ली को कहता है कि तुम्हारी यही चालाकी की वजह से तुमको यह दिन देखना पड़ रहा है। ली कहता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, साफ साफ कहो। तभी वो बॉम्बर कहता है कि याद करो 6 साल पहले तुमने क्या किया था। वो बॉम्बर और कुछ कह पाता, तभी पुलिस वाले उस एरिया का नेटवर्क कट कर देते, जिसकी वजह से वो बॉम्बर पूरी बात नहीं कह पाता। इसके बाद फिर से वो लेडी ऑफिसर वहाँ पर आती है और इस बार ली उस लेडी ऑफिसर को सब कुछ बता देता है, जिसके बाद पूरी गाड़ी की छानबीन होती है, जिसमें उन्हें पता चलता है कि बॉम्ब सिर्फ आगे वाली सीट पर लगे हुए हैं। तब वो लोग ली के बेटे को बचा लेते। उसके बाद वो ऑफिसर हाइन को भी गाड़ी से बाहर आने के लिए कहती है, मगर हाइन गाड़ी से बाहर नहीं आना चाहती थी क्योंकि उसे डर था कि उसके बाहर आते ही पुलिस वाले उसके डैड को मार देंगे। इसलिए वो आगे वाली सीट पर आकर बैठ जाती है, जिससे दूसरा बॉम्ब भी एक्टिवेट हो जाता है। वो लेडी ऑफिसर हाइन को कहती है कि क्या तुम पागल हो गई है। तभी हाइन रोते हुए कहती है कि मेरे जाते ही तुम मेरे डैड को मार दोगे और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। यह सब कुछ सुनकर ली अपनी बेटी को गले से लगाकर रोने लगता है। कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है कि ली का भाई यहाँ पर आया हुआ है और वो ली को समझाने में मदद करेगा और उसे पुलिस वालों ने भी परमिशन दे दी होती है। वो आदमी जिसका नाम जिनू होता है असल में यही बॉम्बर होता है जो ली का भाई बनकर उससे मिलने आया होता है, जिसने ये सब कुछ किया होता है। ली उससे पूछता है कि आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। जिस पर जिनू कहता है कि तुम एक कातिल हो और तुमने मेरे पूरे परिवार को मार दिया। ली कहता है कि तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है तो मेरी बेटी को जाने दो, नहीं तो मैं सीट से उड़ जाऊंगा जिससे तुम भी मरोगे। जीनू गुस्से में कहता है कि यह तो और भी अच्छी बात है, मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, चलो साथ में मरते हैं। यहाँ पर जो कुछ भी चल रहा होता है यह सब न्यूज में दिखाया जा रहा होता है, जिसे देखकर ली की वाइफ समझ जाती है कि यही बॉम्बर है, क्योंकि ली का कोई भाई नहीं होता है। दूसरी तरफ जिनू ली को कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी को लेकर जा रहा हूँ, तुम यहाँ से निकल कर पैसों का इंतजाम करो। और जाते समय वो तीसरा बॉम्ब भी एक्टिवेट कर देता है, जिसमें 13 मिनट का टाइम बचा हुआ था। अब ली को यहाँ से बाहर निकलना था ताकि वो पैसों का इंतजाम कर सके, इसलिए वो गाड़ी को स्टार्ट करता है और वहाँ से भागने लगता है। पुलिस वाले भी ली का पीछा करने लगते हैं। ली अपने बॉस को फोन करके पैसों की मदद मांगता है, मगर वो साफ साफ मना कर देते क्योंकि सबको पता चल गया था कि ली क्रिमिनल है। तब ली अपनी वाइफ को कॉल करके जितना हो सके उतने पैसे दिए हुए अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए कहता है। तभी उसे जिनू का कॉल आता है जो किसी कंपनी के पास पहुंचने के लिए कहता है। उस जगह का नाम सुनते ही ली को कुछ याद आने लगता है। अब हमें ली का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें ली कुछ पेपर को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। असल में ली जिस कंपनी में काम करता है उस कंपनी में किसी तरह की स्कीम चलाई गई थी
उसके बाद कंपनी वालों ने मिलकर हजारों लोगों को धोखा दे दिया और इन सब में ली भी शामिल था। ऐसा करने पर ली का प्रमोशन हो जाता है। ली को घर जाते समय पार्किंग में एक लड़की रोते हुए उससे मदद मांगती है क्योंकि उसने अपने पूरी जीवन की कमाई इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दी थी, मगर ली उसकी बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। वही प्रेजेंट में हम जीनू को देखते हैं जो फ़ोन पर किसी से बात कर रहा होता है। दूसरी तरफ से वो आदमी कहता है कि अभी अभी हमारे अकाउंट में बहुत सारे पैसे आए, क्या वो तुमने भेजे? जिस पर जीनू कहता है कि हाँ वो मैंने ही भेजे, बाकी बात हम बाद में मिलकर करेंगे। हाइन जीनू से कहती है कि अगर मेरे डैड ने तुम्हारा कुछ बुरा किया हो तो उनकी तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ, प्लीज़ उन्हें माफ़ कर दो। यहाँ पर हम जीनू की गाड़ी में उसी लड़की की फ़ोटो देखते हैं जो ली से मदद मांग रही थी, यानी कि वो लड़की जीनू की वाइफ है। दूसरी तरफ ली पुलिस वालों से बच कर उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर जीनू ने ली की बेटी के मुंह पर टेप लगाकर उसे गाड़ी में बंद कर दिया था, मगर ली चाहकर भी गाड़ी से नहीं उतर सकता था। तभी फिर से जीनू ली को कॉल करता है और उसको बताता है कि उसने इतने सारे पैसे उससे क्यों लिए, क्योंकि वो सारे पैसे उन गरीबों के थे जिन्होंने उसकी कंपनी में इन्वेस्ट किए थे। मगर तुमने हम लोगों के साथ क्या किया? तुम्हारी वजह से मेरी वाइफ ने अपनी जान दे दी। ली रोते हुए कहता है कि मैं अपनी गलती मानता हूँ और मैं सजा भुगतने को भी तैयार हूँ, मगर मेरी बेटी को जाने दो, उसने कुछ नहीं किया। यहाँ पर ली अपनी बेटी से माफी मांगता है क्योंकि वो अच्छा डैड नहीं बन सका। उसने पैसे कमाने के चक्कर में बहुत सारे लोगों को धोखा दिया। तभी जीनू गाड़ी में आके बैठ जाता है। ली उसको बोलता है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा, बस मुझे एक और मौका दो। जीनू कहता है कि तुम कुछ भी ठीक कर लो, लेकिन मेरा परिवार तो वापस नहीं आएगा और अब मैं भी जीना नहीं चाहता, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ मरूंगा। गाड़ी में लगे बॉम्ब में सिर्फ कुछ ही सेकंड बचे हुए थे। जीनू ली से पूछता है कि क्या तुम अपनी बेटी के सामने मरना चाहते हो? अगर नहीं तो आगे बढ़ो। अब ली अपनी बेटी को आखिरी बार देखता है और अपनी गाड़ी को लेकर नदी में कूद जाता है। तब तक वहाँ पर पुलिस वाले पहुंच जाते हैं। पानी के अंदर ली अभी भी होश में होता है, मगर जीनू बेहोश हो चुका था। ली उसे होश में लाने की कोशिश करता है, मगर इसका कोई फायदा नहीं था। तभी ली एक किताब को स्टीयरिंग व्हील और सीट के बीच में फंसाकर गाड़ी से बाहर निकल जाता है और तीसरे बॉम्ब का टाइम खत्म होते ही गाड़ी में जोरदार ब्लास्ट होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ली को पानी से निकाल कर बचा लिया होता है। ली अपनी बेटी को गले से लगाकर खूब रोता है। अब ली को पता चल गया था कि जिंदगी की अहमियत क्या होती है। अब ली को अपनी गलती का भी एहसास हो गया था, इसलिए वो मीडिया के सामने आकर अपनी गलती स्वीकार करता है और लोगों से वादा करता है कि वो अपनी गलती को सुधारेगा। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से हमारे 1K कंप्लीट कराइए। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए